अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है डॉक्टर शाबिल बशीर और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सुनने में बहुत मुश्किल नाम लगता है लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी, एक्सरेज और लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि हमारी बॉडी में स्पाइन पे एक्ट करती है। ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून वो डिजीज़ होती हैं जिसमें बॉडी के सेल्स बॉडी की ही अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो स्टार्टिंग है, जो जहाँ से डिजीज़ स्टार्ट करती है और जब ये प्रोग्रेस करती है तो इसका जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है। मतलब ये डाउनवर्ड स्पाइन की बॉटम से स्टार्ट होके नेक तक और समटाइम्स ये शोल्डर्स तक भी चली जाती है। कुछ क्लिनिकल स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि ये शोल्डर को भी अफेक्ट करते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो स्टार्टिंग एज है दैट इज़ फ्रॉम अर्ली 20s टिल 40s। क्लिनिकल स्टडीज़ और क्लिनिकल रिसर्चेज ये भी कहती हैं कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आफ्टर 40s इसके जो अफेक्ट्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं, लेकिन अफेक्ट्स कम होने के बावजूद इसके जो आफ्टर मैथ इफेक्ट्स होते हैं जो कि 20 से 40 के दरमियान में पेशेंट अपनी कुछ लापरवाहियों की वजह से उनको डेवलप कर लेता है, उसकी वजह से आफ्टर 40s भी पेशेंट इन सब चीज़ों को फेस करता रहता है। पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो पेशेंट की जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं वो बैक एक होती है। जब बैक एक की हिस्ट्री पूछी जाती है तो पेशेंट कहता है कि मुझे ये 5-7 साल से है। हमेशा जब भी हम AKS की एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो उसको AKS भी कहा जाता है। जब भी हम AKS की बात करते हैं तो ये हमारे 20 से स्टार्ट होगा। पेशेंट स्टार्टिंग में इसको इग्नोर करता है, उसके बाद जब प्रोग्रेसिव मतलब कि ये अगर हिप बोन से सैक्रम पे आती है और जब सैक्रम से लंबर तक आती है तो पेशेंट जब इसको एड्रेस करता है और जब किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो तब तक काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं, लाइक 5-6 साल गुजर चुके होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है तो इसने टाइम टू टाइम प्रोग्रेस ही करना होता है। पेशेंट जब आएगा लोकलाइज्ड बैक एक की कंप्लेन मेजर होगी उसकी, और स्टिफनेस होगी, सवेयर किस्म की स्टिफनेस की कंप्लेंट होगी। लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है कि जो एक पर्टिकुलर रीजन पे पेन रहती है। जब हम पेन का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पेन के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हमें बस ये पता होना चाहिए कि लोकलाइज्ड क्या होता है। लोकलाइज्ड एक पर्टिकुलर रीजन की जो पेन होती है उसको हम लोकलाइज्ड पेन कहते हैं। स्टिफनेस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है कि पेशेंट की जो आम जिंदगी की जो मूवमेंट्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि अगर लंबर रीजन पे पेन है तो पेशेंट के लिए बेंडिंग करना बहुत मुश्किल है, ज़मीन से कुछ उठाना बहुत मुश्किल है, उठना बैठना बहुत मुश्किल है। हम पेशेंट को कहेंगे कि आप एक्सरे करवा के लाएं। अब जब पेशेंट एक्सरे करवा के लाएगा तो एक्सरे में हमें एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट मार्क मिलेगा जिसको हम कहते हैं बैम्बू स्पाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है AKS के डायग्नोसिस में। जो पेशेंट AKS के होते हैं उनके एक्सरे में हमें बैम्बू स्पाइन मिलता है। बैम्बू स्पाइन बांस नुमा हमारी स्पाइन की शेप हो गई होती है। जिस तरह बांस जो है वो एक यूनिट के तौर पे एक्ट करता है, इसी तरह स्पाइन भी एक यूनिट के तौर पे एक्ट करने लग जाती है। अगर हम एनाटॉमिकली देखें तो हमारी स्पाइन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डिफरेंट तरह से मूव कर सकते हैं। सर्वाइकल स्पाइन डिफरेंट तरीक़ों से मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, फ्लेक्शन में जा सकती है, एक्सटेंशन में जा सकती है। लंबर स्पाइन जो है वो लैटरल बेंडिंग में जा सकती है। थोरैक्स की जो थोरैसिक स्पाइन जो है वो हमें ब्रीदिंग में हेल्प आउट करती है। ब्रीदिंग के टाइम पे ये इसकी मूवमेंट हमें मिलती है। तो देयर आर डिफरेंट मूवमेंट्स एट द स्पाइनल लेवल और हर स्पाइनल लेवल पे हमारी डिफरेंट मूवमेंट है, लेकिन AKS में वो एज अ सिंगल यूनिट यूनाइट होने लग जाते हैं। जैसे बैम्बू स्पाइन की मैंने आपसे बात की कि हमें बांस नुमा शक्ल हमारी स्पाइन की नज़र आती है। पेशेंट के लिए मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। इवन कि अगर AKS हमारी जो है वो स्प्रेड आउट कर जाती है या प्रोग्रेस कर जाती है टूवर्ड्स नेक, तो पेशेंट की जो रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं नेक की वो भी रिस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। पेशेंट बहुत माइनर सी मूवमेंट्स कर सकता है, समटाइम्स तो नेक बिल्कुल स्टक कर जाती है। इससे ज़्यादा प्रोग्रेशन हो तो शोल्डर्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि हमारे शोल्डर्स की रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, शोल्डर मूवमेंट में फ्लेक्शन की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, एबडक्शन की रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। तो ये सारे मामला पेशेंट के साथ होते हैं। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में देयर आर सो मैनी फिजिकल थेरेपी मेथड्स जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट से पहले अगर हम डायग्नोसिस पे जो सेकंड डायग्नोसिस है
उसमें हम पेशेंट का CRP कराते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन कराते हैं, ESR कराते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और इससे इन दोनों से भी जो इम्पोर्टेंट हमारा जो टेस्ट है वो है HLA-B27 का। जिस पेशेंट के लैब्स में HLA-B27 प्रेजेंट हो, ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पॉजिटिव है। फिजियोथेरेपी की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम AKS की तरफ हमें लेके जाता है वो है वॉल टू ट्रैगस टेस्ट। वॉल दीवार और ट्रैगस ये जो हमारा कान का ये पार्ट होता है इसको हम ट्रैगस कहते हैं। पेशेंट को हम दीवार के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में लेके जाएंगे और ट्रैगस से लेके वॉल तक की मेजरमेंट करेंगे। अगर तो एंगल एक्सीड है तो वी कैन से कि दैट पेशेंट इज़ हैविंग AKS। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के जो मस्कुलेचर है उसको रिलैक्स करेंगे, स्टिफनेस को कम करेंगे। स्टिफनेस को कम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, कन्वेंशनल मेथड्स हैं जिसमें हम मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब तक हम पेशेंट को उसके बाद मैनुअल स्ट्रेचेस देंगे, स्ट्रेचेस हमेशा इंड्यूस करते हैं रिलैक्सेशन। जब भी पेशेंट को स्पाइन के मसल्स के स्ट्रेचेस देंगे तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और पेशेंट की आहिस्ता आहिस्ता जो मोबिलिटी है वो रीगेन हो जाएगी, पेशेंट की जो लिमिटेशंस हैं वो कम होती जाएंगी। इसके अलावा पेशेंट हमसे डिमांड करते हैं कि घर में हम कैसी एक्सरसाइजेज की करें, तो इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में 2 एक्सरसाइजेज, 2 गेम्स हम कह सकते हैं आउटडोर गेम्स बहुत इफेक्टिव होती हैं, जिसमें से एक है स्विमिंग और एक है बैडमिंटन। बैडमिंटन जो हेल्प करता है वो हमारे अपर सेगमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हमारे शोल्डर्स को, हमारी नेक को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और स्विमिंग जो है वो हमारी थ्रू आउट द स्पाइन को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अगर पेशेंट स्विमिंग करता है तो। जब पेशेंट स्विम करता है तो वाटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगती है तो उससे मसल्स जल्दी एक्टिव होते हैं और मसल्स रिलैक्स होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, यू कैन आस्क एनीथिंग एंड वी विल रिप्लाई फॉर दैट। थैंक यू सो मच।